नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। तो यही एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। नानाजी देशमुख को दी श्रद्धांजलि। वहीं पंडित दीनदयाल की मूर्ति का किया लोकार्पण। तो वहीं आपको बताते चले, नानाजी देशमुख को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वो अपना उद्बोधन हम लोगों के बीच में दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के धाम में आज हमारे बीच यशस्वी गृह मंत्री, जिनकी हमने संसद में कश्मीर से लगा करके बड़े बड़े ऐसे विषयों के लिए जो सशक्त बात देखी है, मैं अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान अमित शाह जी, यशस्वी गृह मंत्री, यशस्वी परम पूज्य मुरारी बापू महाराज साहब, आपको भी प्रणाम करता हूं। पूज्य संत, आपका एक अलग प्रकार का अलौकिक अपनी जीवन शैली भी है और आशीर्वाद भी आपका मिलता है, और प्रवचन के माध्यम से हमको भक्ति गंगा में ऐसे रस गंगा की तरह स्नान कराते हैं कि आनंद में डूब जाते हैं। सेनाचार्य परम पूज्य अचलानंद जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान निखिल मुंडले जी, कार्यकारी अध्यक्ष दीनदयाल संस्थान, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, माननीय सांसद और अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अभी अभी जिनने विस्तार से अपने संस्थान की सारी बातें रखी, श्रीमान अतुल जैन जी, प्रधान सचिव, सभी संत वृंद, माताएं बहनें, आमंत्रित अतिथिगण, जिस कारण से हम यहाँ हैं, ये कितना सुखद संयोग है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। नानाजी से मैं न केवल स्वयं भी मिल चुका हूं, बल्कि मैं उनके ऐसे सारे कामों से विद्यार्थी परिषद के समय से यहाँ आता जाता रहा हूं, और नानाजी के जीवन को पढ़ते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि सच में नानाजी जैसा व्यक्तित्व का होना अपने आप में ये हम सबके लिए सदैव एक अलग से प्रेरणा पुंज के नाते से जाने जाएंगे। नानाजी जब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के उस दौर में भी नानाजी की अपने आप में पहचान होती है और अपनी सीमा मर्यादा क्या होती है। नानाजी हमको आपातकाल में ध्यान में आता जब मोरारजी देसाई उनको अपने मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं और वो ना बोलते हैं। ये हमें उतना ही आनंद देता है जब हम उनको 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से नानाजी के नवाचार इतने प्रकार के हैं, इतनी तरह से है कि कितने की बात करें। मुझे गर्व है कि आज इस पूरे विषय पे बात रखने के लिए यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधारे। मैं उनका वाकई सुनना भी चाहूंगा, क्योंकि आप ये माननीय अमित जी का हमने एक रूप प्रशासनिक दक्षता का सरदार पटेल की याद दिलाने वाला देखा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है वो अपना ये रूप अपने बीच में है, लेकिन विषयों पे खास करके ऐसे प्राचीन, पुरातन और समकालीन ऐसे विषयों पर आपकी जो रुचि है, विक्रमादित्य हो, दुर्गादास महाराज हो, दुर्गादास जी का, हम तो वीर शिरोमणि उनका बात हो, राजा भोज का काल हो, कोई विषय हो कि माननीय अमित शाह जी का वो रूप वास्तव में जो उनका अध्ययन का स्वभाव है, ऐसे में समझता हूं कि मैं जब बोलना जल्दबाजी हो जाएगी और हम भी सुनने आए। वास्तव में माने भाई साहब, मैं भी नानाजी को आपसे सुनने आया हूं। आपका जो विषय प्रस्तुतिकरण का अपने आप का रोचक अंदाज भी है, लेकिन तथ्य और विशाल विषय की गंभीरता भी है। मैं मान के चलता हूं गहराई से बात रखने के लिए मैं एक दो बात जरूर देखूंगा। जो नानाजी के छात्रावास के साथ जो कल्पना की गई कि जिनके अपने संतान नहीं है और वो उन बच्चों के साथ उनकी व्यवस्था में जोड़ते हैं, ये गांव के अंदर स्वावलंबन की कल्पना करते हैं कि गांव में ग्राम शिल्पी की भाव, या ऐसे पिछड़े क्षेत्र में जो डकैतों से घिरा हुआ है, ऐसे में ये सेवा के काम का संकल्प करना। चित्रकूट वास्तव में, वैसे तो भाई साहब मेरी भी ससुराल रीवा है, लेकिन इस क्षेत्र में आने के लिए थोड़ा डर लगता था, लेकिन नानाजी ने संकल्प लेकर के इस पूरे तीर्थ धाम को जीवंत करने का काम किया
वाकई वो अद्भुत है। मैं पुनः अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसी पुण्य आत्मा जिनको 15 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जैसा अतुल जी ने बताया कि गांव से लोग निकल करके उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए अपनी भोग प्रसाद में अपनी भूमिका अदा करके धन्य हो रहे हैं। वाकई वो मानव नहीं महामानव है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। सच्चे अर्थों में भारत रत्न की उपाधि दे करके उन्होंने अपने नानाजी के उस व्यक्तित्व को समाज तो क्या दुनिया के सामने ला करके खड़ा किया। वाकई वो अद्भुत निर्णय था। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आपके और सम्माननीय गृह मंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने। तो वहीं सीएम मोहन यादव आज उज्जैन जिले के दंगवाड़ा ग्राम में, आपको बताते चलें कि सीएम मोहन यादव आज उज्जैन जिले के दंगवाड़ा ग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने चंबल नदी के तट पर स्थित प्राचीन बागेश्वर महादेव मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की और अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि आज महादेव मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना और अभिषेक किया। उन्होंने लिखा कि महादेव की कृपा से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में वैभव, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूं। तो वहीं जबलपुर में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि अपने अनोखे बयान से चर्चाएं बटोर रही हैं। बता दी कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर एक बार फिर से पलटवार करते हुए उन्हें सनातनी ना होने की बात कही। आपको बता दें कि डिंडोरी जिले के बगाज में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने जबलपुर के एक निजी अस्पताल पहुंची थी। ये लोग कुंभ स्नान करने के बाद छत्तीसगढ़ लौट रहे थे जब ये सड़क दुर्घटना हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दरअसल दुर्घटना के समय राज्यसभा सांसद रायपुर में से जबलपुर लौट रही थी। उन्होंने घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया था। इसी दौरान सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी ना तो भारतीय सनातन संस्कृति को समझते हैं और ना ही उनमें सनातन को समझने की शक्ति है। इसलिए इनका कह नहीं सकते हैं। सनातनी जो हैं और जिन्होंने सनातन धर्म भी, अभी आप रेमो डिसूजा को देख लीजिए, उनका नाम है रमेश यादव। उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की थी भविष्य में कि मैंने अपना नाम रेमो डिसूजा रखा। आज मैं कुंभ में आकर अपनी गलती सुधार रहा हूँ और कुंभ स्नान कर रहा हूँ। ये है संस्कृति हमारी, और ये उस संस्कृति से नहीं है। ये जान ही रहे हैं वजह क्या है इसकी? संस्कृति से नहीं है, ये सनातनी है नहीं है। और जो हमारा आदिकाल परंपराओं से चला आ रहा है कि कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है, तो इसका इन्हें कोई ज्ञान भी नहीं है और इन्हें कोई ज्ञान देने वाला दे भी नहीं सकता है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति भी नहीं है। तो वहीं थूत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह चौधरी ने बयान दिया है कि प्रदेश में नशा और बेरोजगारी बढ़ रही है। यंग इंडिया के ये बोल 5वां फाइनल राउंड है। यंग इंडिया के बोल के लिए 224 लोगों को फाइनल किया गया है। वहीं कल पूरे दिन सिलेक्शन होगा और तब उनसे 3 प्रवक्ता को सिलेक्ट किया जाएगा, जो एमपी को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को बेरोजगारी समिट का नाम देना सही होगा। वहीं प्रदेश के नौजवानों का मजाक बनाया जा रहा है। मेडिकल के पदों को सरकार क्यों नहीं भर पा रही है और इसका जवाब देना चाहिए। मुख्य बात जिसके लिए आपको बुलाया है, कल हम लोगों का यंग इंडिया के बोल सीजन 5 का फिनाले है, जिसको लेके हमने हमारी ओपनिंग सेरेमनी भी की थी। आप लोगों को अवगत भी कराया था कि प्रदेश में हम प्रवक्ता ढूंढ रहे हैं, वो प्रवक्ता जो आज
इन मुद्दों को समझते हैं कि इस प्रदेश के अंदर भाजपा के कार्यकाल में कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और साथ में नशा भी बढ़ता जा रहा है। तो उसको लेके हम लोगों ने फॉर्म्स फिल कराए थे, लोगों ने फॉर्म्स फिल किए थे और लगभग 500 से 1000 के बीच में एंट्रीज आई थी और उनमें से स्क्रूटनी करने के बाद 224 लोग आइडेंटिफाई हुए थे। उन 224 को कॉल गया है, कल वो सभी आएंगे। तो उसमें हमारा राउंड 1, राउंड 2, फाइनल राउंड, कल हम सारे राउंड्स यहाँ पर कंडक्ट करेंगे और उनमें से टॉप 3 प्रवक्ता सेलेक्ट होंगे जो कि नेशनल में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। तो बेसिकली आज ब्रीफिंग उसी के लिए थी कि हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर टैलेंट्स की कमी नहीं है। इस प्रदेश के अंदर महिलाओं ने भी 29 से 30 महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर जिस में सामर्थ्य है उसको यूथ कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म दिया कि वो आए और डायरेक्टली नेशनल में अपने टैलेंट के आधार पर एंट्री ले, ना कि किसी सिफारिश से एंट्री ले। अपनी काबिलियत के आधार पर वो संगठन में आगे बढ़े। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही आंकड़ों के साथ श्वेत पत्र सरकार को सौंपा था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस समिट में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। वहीं जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने रियल एस्टेट के लोगों को जबरन समिट में भाग लेने के लिए बुलाया, जो कि एक प्रकार से दबाव था। पटवारी ने अडानी समूह का हवाला देते हुए कहा कि पहले अडानी जी ने जो वादे किए थे, अब उनके बयान में बदलाव आ गया है। पटवारी ने सरकार से यह सवाल किया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद वास्तविक कार्यवाही और विकास की दिशा क्या होगी। इन्वेस्टमेंट की प्रस्ताव है सरकार का, ऐसा है, हमने आंकड़ों के साथ पूरी वस्तुस्थिति श्वेत पत्र जैसा सरकार को दिया। सत्यता ये, अब सरकार ने जो रियल एस्टेट के लोग थे जिनको छोटे मोटे, उनसे मुंह से जबान से बुलवा दिया है कि हम इन्वेस्ट करेंगे और उसका आंकड़ा पेश कर दिया। पहले अडानी जी क्या बोल के गए थे, उनने क्या किया और अब क्या बोल के गए और क्या करेंगे। जमीन पे उतरने की प्रोसेस कैसे होगी, इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। चूँकि पूरा इन्वेस्टर मीट हो गया है, हम पूरा एग्जामिन करके पूरी बात मीडिया के माध्यम से प्रदेश से करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, कांग्रेस के चीफ ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप। आपको बताते चले, जीआईएस में ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते उन्होंने सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाए। अडानी के बयान में बदलाव आया है, ऐसा भी उन्होंने कहा। कांग्रेस चीफ ने लगाए सरकार पर आरोप। तो वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में उद्योगपति नहीं आ रहे, जिससे यह साबित होता है कि राज्य बीमारू श्रेणी में है। सिंघार में मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि प्रदेश कब इस श्रेणी से बाहर आएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य दौरे पर भी सवाल उठाए और कहा कि इससे यह साफ होता है कि मुख्यमंत्री राज्य को सही ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं। सिंघार ने किसानों की आय दोगुनी करने की जरूरत पर भी जोर दिया और सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील भी की। इन्होंने कहा था कि बड़े उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो मुझे जानकारी मिली है कि भारत सरकार की कई कंपनियां यहाँ कर रही, तो सरकार के उद्योग तो स्वाभाविक ही हर स्टेट में जाते हैं। आपके यहाँ पे उद्योगपति कितने आए, प्राइवेट सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आया, ये सरकार को बताना चाहिए। अगर उद्योगपति अगर यहाँ नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आप बीमारू राज्य है। तो ये इस श्रेणी से कब आएगा, मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी को पता। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संभालना पड़ रहा है। तो वहीं दतिया शहर में पीताम्बरा पीठ मंदिर के नजदीक होटल रतन महल का शिवरात्रि के मौके पर शुभारंभ किया गया। होटल रतन महल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे।
ये होटल राधे अग्रवाल के तहत संचालित है। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर सेवंडा विधायक प्रदीप अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। होटल रतन महल की भव्य इमारत और यहाँ की सुविधाओं को देखकर पूर्व गृह मंत्री सहित अन्य गणमान्य जन ने होटल संचालकों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर होटल ओनर राधे अग्रवाल और उनके परिवार के लोगों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही आपको बताते चले, गौरतलब है कि दतिया जिला पर्यटन और मां पीताम्बरा माई के मंदिर के कारण ये बेहद फेमस है। तो वहीं सिविक सेंटर में 27 नवंबर 2023 को हुए 20 वर्षीय मुजाहिद हत्याकांड में मामले में न्याय की गुहार लेकर मृतक युवक के माता पिता एक बार फिर पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में पहुंचे। इसके पहले ही भी वे पिछले हफ्ते जन सुनवाई में अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मृतक युवक के पिता का आरोप है कि हत्या के चारों आरोपी सृजल, टीनू, अमन और आदित्य जेल में बंद है, लेकिन उनके परिजन लगातार गवाहों को धमका रहे हैं। गवाहों को कोर्ट में बयान देने से रोकने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी जा रही है। मोहम्मद वजीर का यह भी कहना है कि उन्हें भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वे केस वापस नहीं लेते तो उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। आज जनसुनवाई में टोटल 50 शिकायतें आई। इसमें सभी प्रकार की शिकायतें आती हैं। जनरली मारपीट से पति पत्नी के विवाद का, जमीन संबंधी विवाद का भी इसमें घटनाएं आई है और कुछ फ्रॉड से भी रिलेटेड कंप्लेंट्स आई है। इसमें सभी संबंधित थाना प्रभारियों को हमने सूचित किया है और उसमें तत्काल हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जी बताएं, क्या शिकायत? आज 25 तारीख दूसरा महीना 2025 को मैं यहाँ आया हूँ एसपी ऑफिस में जन सुनवाई में, ताकि वो मेरे बच्चे का 27/11/2023 को जो मर्डर हो गया था उस विषय में मैं आया हूँ एसपी साहब के पास गुहार लगाने कि जो लोगों के नाम पे रिपोर्ट लिखी गई हुई है वो लोगों को पुलिस उठा नहीं रही है, उनको गिरफ्तार करें, ताकि आई विटनेस ने जो रिपोर्ट लिखवाया है गवाह ने हमारे बाजारताल थाने में, गोलपुर थाने में, इसी संबंध में, ताकि उसको दुकान खोली जाए और पुलिस उनको उठाएंगी तो कल को दूसरा गवाह भी खड़ा होगा गवाही देने के लिए। गवाहों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यहाँ तक हमको ये कहते हैं कि अगर हम हमारे बेटे को सजा पड़ेगी या उम्र कैद होगी तो हम लोग तो मियाँ बीवी दोनों को मार डालेंगे, तो हम लोग को जीने रहने नहीं देंगे दुनिया में अगर हमारा बच्चा अंदर हो जाए। तो वहीं शिवपुरी जिले की धनिया थाना पुलिस ने बुधना नदी के पास से 10 किलो अवैध गांजे की तस्करी करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। आपको बता दें कि धनिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विनेश लोधी निवासी बाइक से सूखा गांजा की तस्करी कर रहा था, जिसको धनिया थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने पुलिस बल के साथ घेराबंदी कर पकड़कर उसे कब्जे में ले लिया, जिसे 10 किलो सूखा गांजा और बाइक को भी जब्त किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मैं और मेरे पिता दोनों गांजे की खेती करते हैं। पूर्व मेरे पिता भी गांजे की तस्करी करते हुए पिछौर पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे, जो अभी जेल में है। वहीं धनिया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। अवैध गांजा खनिया थाना पुलिस ने खनिया थाना पिछोर मार्ग पर बुधना नदी के पास से एक व्यक्ति को लाल रंग की जो डिस्कवर मोटरसाइकिल है उसके साथ लगभग 10 किलो सूखा गांजा पुलिस ने पकड़ा है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है और मुखबिर सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अभी हम आरोपी से और पूछताछ कर रहे हैं। सर कितने आरोपी पकड़े गए? अभी एक ही आरोपी पुलिस की पकड़ में आया है और हम उससे गांजे के परिवहन के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं और जो भी बिंदु है उन पर कार्रवाई आगे की जाएगी। बात मानिए, हम कह रहे हैं का तो ये लगा रहे
तो वहीं नर्मदा संरक्षण और आध्यात्मिक तपस्या के प्रतीक दादा गुरु, जो पिछले 5 वर्षों से अखंड निराहार है, अपनी मां नर्मदा परिक्रमा के दौरान बरगी नगर पहुंचे, जहां भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सत्संग के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दादा गुरु ने लोगों को नर्मदा नदी की स्वच्छता बनाए रखने, जल संरक्षण और आध्यात्मिक जनशैली अपनाने का संदेश दिया। बता दें कि दादा गुरु केवल मां नर्मदा के पवित्र जल का सेवन कर रहे हैं और उनके साथ लगभग 750 परिक्रमावासी भी इस महान यात्रा में शामिल है। दरअसल दादा गुरु का आध्यात्मिक तप और नर्मदा संरक्षण का संकल्प, दादा गुरु का मुख्य उद्देश्य मां नर्मदा के संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। वे सतत तप और साधना के माध्यम से समाज और नर्मदा नदी की पवित्रता बनाए रखने का संदेश दे रहे हैं। उनकी इस परिक्रमा, आपको बताते चले कि उनकी इस परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और आध्यात्मिक शुद्धि के प्रति जागरूक करना है। जी, ये आज खनिया थाना पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। अवैध गांजा खनिया थाना पुलिस ने खनिया थाना पिछोर मार्ग पर बुधना नदी के पास से एक व्यक्ति को लाल रंग की जो डिस्कवर मोटरसाइकिल है उसके साथ इस हफ्ते जबलपुर कृषि उपज मंडी में फलों की आवक तेजी से बढ़ गई है, जिसके कारण बाजार में मौसमी फलों का भरमार देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां त्योहार का मौसम नजदीक है, वहीं दूसरी ओर बम्पर फसल होने से फलों के बाजार में काफी उछाल आया है। खास तौर पर संतरा, अंगूर और खरबूजे जैसे फलों की आवक में वृद्धि हुई है। फल मंडी के व्यापारियों ने जानकारी दी कि शहर में इस वक्त अंगूर और संतरों की सबसे ज्यादा आवक हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में खरबूजे भी मंडी में बिकने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में तरबूज की भी अच्छी फसल हुई है, जो यहां के अन्य स्थानों में भेजी जा रही है। तो वहीं शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील में एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विद्युत मंडल के दफ्तर में से बाहर एक किसान अपने गले में फांसी लगाकर, फंदा लटकाकर बिजली की, आपको बताते चले, बिजली लगाकर बिजली की डीपी चालू करने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि कुछ दिनों से यह हम ग्रामीणों की बिजली नहीं मिल रही है। हम लगातार बिजली दस्तक दे रहे हैं, बावजूद सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज हम यहाँ बिजली लेने आए हैं, अगर बिजली नहीं मिले। सागनौर से। तो आप बिजली विभाग आए हो, क्यों आए हो? हमारा 6 महीने का बिल नहीं है बस, उसके बाद भी लाइट काट रहे हैं हमारी। नहीं तो अभी यहाँ पे ये रस्सी डाल के क्या कर रहे हो? रस्सी फांसी लगा के यहीं मरेंगे। क्यों, इसकी वजह? लाइट नहीं दे रहे हमारे को, हर बार हमारे ही गांव की लाइट काटते हैं, जब भी काटते हैं। जब तो आपकी बात हुई बिजली विभाग के अधिकारियों से? हमारा चोट फोन ही नहीं उठा रहा है, सुनते ही नहीं है। कह रहे हैं फांसी लगा के मर रहे हैं तो मर जाए। सुपरवाइजर को फोन लगाया तो वो कह रहे हैं मरना है तो मर जाए कहीं। अच्छा, हाँ, तो नहीं सुन रहा आप लोगों। तो वही बीना से 40 किलोमीटर दूर पिपरा पंचायत में सोमचर गांव के बेतवा नदी किनारे प्राचीन हजारिया महादेव मंदिर स्थापित है, जहां सैकड़ों सालों पुरानी हजारिया महादेव की मूर्ति है। वहीं बताया जा रहा है कि मंदिर की कई मान्यताएं हैं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर यहां हजारों भक्त मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। महादेव घाट मंदिर में प्राचीन शिवलिंग है और वर्षों पूर्व उसे खंडित कर दिया गया था और दूसरे हजारिया शिवलिंग की स्थापना कुछ सालों पहले की गई है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि जब पुराने शिवलिंग का विसर्जन करते हुए लिया गया। विशेषता यह है कि यह मंदिर जो है, ये स्थान जो भूमि है, ये सिद्ध भूमि स्थान है। ये सिद्ध महादेव हैं। बताते हैं महाराज जी के माध्यम से भी और यहाँ के जो ग्रामीण वासियों के माध्यम से भी, सबसे मैंने पूछा भी है और जाना भी है और पहले से बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ जो है, यहाँ से कोई जैसे ये वस्तुएँ पड़ी हैं, जैसे तांबे के लोटे हैं और भी तमाम चीज़ें हैं, यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता है। यदि ले गया भूल से या गलती से तो उसे पना वापस रखना पड़ता है, वापस आना पड़ता है रखने के लिए। ये यहाँ की मुख्य विशेषता है। यहाँ कोई गलत आदमी, जो गलत व्यक्ति है, शराब या मांस मदिरा पान का सेवन करके स्थान पर जो है विश्राम नहीं कर सकता रात्रि। ये स्थान जो है रात्रि में खाली रहता है। यहाँ वही रह सकता है जो इनका मुख्य सेवादार है, जो मन से, कर्म से, वचन से सेवा कर रहा है। वह तो यहाँ सो सकता है, लेकिन ऐसे अन्य व्यक्ति नहीं सो सकते यहाँ अकेले।
कोई देखो रात रुक पाता है ना, यहाँ मतलब कि कोई ऐसे साधु संत रह पाते हैं। और यहाँ ना कोई चोरी होती है, जो बर्तन सामान जो कुछ भी है सब यहीं पड़े रहते हैं। कछु भी आपका गाड़ी भी रखी तो गाड़ी भी यहीं रखी रहेगी। प्रभाव उनका ऐसा है कि लगे हाथ भी दरस दिखाते हैं। आप अगर ले भी जाओ तो सुबह नहीं रात में उनके देवगण चढ़ जाते हैं। कुछ भी अगर आप यहाँ कुछ करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, कुछ करते रहो, यहाँ से कुछ भी ले जाओगे तो वो रिटर्न वापस लेके आना पड़ेगा। उसमें वैसा रहता है ना, ताले लगते हैं। पूर्वज भी बताते रहे, हजारों साल पुराना मंदिर है। बेतवा किनारे भूतनाथ जी का मंदिर स्थापित है। ये किसी को जानकारी नहीं है कि कितना साल पुराना है। ये तो हम लोग ऐसे ही देखते रहे, हमारे पूर्वज भी, पंडित लोग सभी यही देखते रहे, पुजारी जी भी यही देखते रहे। मंदिर की विशेषता सिद्ध है। यहाँ कोई भी चीज़ गुम जाती है तो वापस आ जाती है। कोई भी किसी प्रकार की समस्या जो भी है सब हल होती है, ऐसा सब लोग बताते, विश्वास है। और यही हम उन लोगों को प्रमाण भी मिलता रहता है। मूर्तियों की विशेष विशेषता है जिसमें हम लोग आस्था रखते हैं, वह पूर्ण होती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। 45 दिन तक चले महाकुंभ में कोटि कोटि श्रद्धालुओं के साथ सत्ता के शीर्षस्थ महानुभाव भी बने पुण्य के भागीदार। समरसता के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र डुबकी लगाई तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार सहित आस्था के स्नान में शामिल हुए। भेदभाव खत्म करने वाले महाकुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं की तरह इसकी दिव्यता, भव्यता के दर्शन करते दिखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित कई विशिष्ट अतिथियों के साथ इन विशेष क्षणों को साझा किया। सनातन गर्व के महापर्व में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल और कई दलों के नेता करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह समता और समरसता के महाकुंभ में पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सेमिनार में करीब 150-200 लोग थे। उस सेमिनार के स्पीकर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और लोगों से पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। सभी लोगों ने हाथ उठा दिए। इसके बाद उसने उस नोट को तोड़ मरोड़ कर खराब कर दिया और फिर वही सवाल पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। फिर सबके हाथ ऊपर उठ गए। तीसरी बार उसने उस नोट को जमीन पर गिराकर अपने जूते से उसे रगड़ दिया और फिर वही सवाल दोहराया कि अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। स्वाभाविक इस बार भी सभी के हाथ उठ गए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, रुपया रुपया ही रहता है, चाहे इसे कितनी भी बार गंदा करो तब भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। उसी तरह जीवन में हम भी अपने गलत डिसीजन के कारण या विपरीत परिस्थितियों के कारण कई बार पिसते हैं, गिरते हैं, निराश हताश होते हैं, अपना संतुलन या कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठते हैं। लेकिन हम अपनी वैल्यू कम होने ना दें, अपना हौसला बरकरार रखें
और सरकमस्टांसेस का डटकर मुकाबला करें तो एक बार पुनः सूर्य उदय होने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसलों से मुकाबला करने का हुनर होगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम सैनी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का आभार भी जताया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि हरियाणा वासियों ने प्रधानमंत्री का प्रेम और लगाव अद्भुत है। उन्होंने प्रदेश में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव का फीडबैक लिया। तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के 2,80,00,000 परिवारजनों की ओर से उन्हें आश्वस्त किया है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन में एक और इंजन लगाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। साथ ही प्रदेश में चल रही जिन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उधर हरियाणा निकाय चुनाव के बीच जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान जो है उन्होंने वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। कई महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों ने चर्चा की है। उधर श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि अंबाला छावनी में गत 7 वर्षों से नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं, फिर भी अंबाला छावनी में काम किया गया है। लोगों से बीजेपी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी स्वर्ण कौर और आपको बता दें कि 32 वार्डों से पार्टी प्रत्याशियों की भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। उधर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता संपत सिंह ने पीसी की और आपको बता दें कि हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालयों पर बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने विश्वविद्यालयों का अपने अतिरिक्त जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि HAU और LUVAS और करनाल बागवानी विश्वविद्यालय एक तरफ से काम करते हैं तो अलग अलग कैंपस बनाने की भी क्या जरूरत है। जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, 23 यूनिवर्सिटीज हैं, 23 यूनिवर्सिटीज हैं जो आज के दिन हरियाणा में सरकारी यूनिवर्सिटी का रूप लिए हुए हैं और इनमें से 22 यूनिवर्सिटीज जिनको पहले सरकार ग्रांट देती थी, अब पिछले 22-23 के फाइनेंशियल ईयर से और विशेष करके 3rd और 4th क्वार्टर से ग्रांट बंद करके लोन दिया जा रहा है और इस लोन की वजह से